हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हार्ट है ना वो दोस्तों ठीक से पंप नहीं कर पाता। अब इसकी वजह से दोस्तों क्या होता है कि हार्ट का दोस्तों काम क्या होता है कि हार्ट पंप करके जो साफ़ ब्लड है ना उसे फिर शरीर के दोस्तों बाकी ऑर्गन्स में भेजता है, शरीर के सारी की सारी दोस्तों कोशिकाओं में भेजता है। साफ़ ब्लड से दोस्तों मेरा मतलब है वो वाला ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, क्योंकि हमारी कोशिकाओं को दोस्तों ऑक्सीजन हमेशा चाहिए होती है। साथ साथ दोस्तों साफ़ ब्लड में न्यूट्रिएंट्स भी मतलब पोषक पदार्थ भी दोस्तों पर्याप्त मात्रा में होते हैं। तो दोस्तों जब अगर हार्ट ठीक से पंप ही नहीं कर पा रहा, आप समझो, तो क्या होगा दोस्तों कि ये वाला जो ब्लड है, साफ़ ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में है, ये वाला ब्लड दोस्तों फिर शरीर की बाकी कोशिकाओं को ठीक से नहीं पहुंच पाएगा। अब वो कोशिकाएं दोस्तों अपना काम कैसे करेंगे? फिर उनके अंदर जो भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं दोस्तों, वो सब प्रभावित होना स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे कि दोस्तों अलग अलग किस्म के सिम्टम्स होना भी स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर टाइम पे दोस्तों इस चीज़ का मैनेजमेंट ठीक से ना किया जाए, फिर अलग अलग किस्म के दोस्तों कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो सकते हैं। आप दोस्तों इस बात को एक ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर एक गार्डन है, उस दोस्तों गार्डन में बहुत सारी अच्छी अच्छी ग्रास लगी हुई है, अच्छे अच्छे फ्लावर्स वाले प्लांट्स लगे हुए हैं। साथ में दोस्तों उस गार्डन में एक वाटर पंप लगा हुआ है जिसका काम है कि ठीक से पानी देना घूम घूम करके। अब दोस्तों अगर वो वाटर पंप ठीक से काम नहीं कर रहा तो उससे क्या होगा कि गार्डन के सारी की सारी जो भी प्लांटेशन है उसको, जो भी वेजिटेशन है उसको दोस्तों ठीक से पानी नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों अब क्या होगा कि जो ग्रास वगैरह है वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगी या मरने लगेगी पानी के अभाव में। तो सेम चीज़ है दोस्तों कि अगर हमारे शरीर की कोशिकाओं को ठीक से ब्लड नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पा रहा, तो फिर वो कोशिकाएं दोस्तों ठीक से अपना काम नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, उनकी डेथ होना भी स्टार्ट हो सकती है सीवियर केसेस में। दोस्तों मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करूंगा कि हार्ट फेलियर की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। वैसे 4 स्टेजेस होती हैं दोस्तों, ABCD। और दोस्तों ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हार्ट फेलियर है उसके जो क्लासेस होती हैं, मतलब क्लासिफिकेशन किया जाता है हार्ट फेलियर का सिम्टम्स के हिसाब से, लक्षण कितने सीवियर है उसके हिसाब से। तो दोस्तों जो भी हार्ट फेलियर की क्लासेस हैं वो भी जानना इंपॉर्टेंट है, अगर आपको या आपके फैमिली में किसी को या आपके फ्रेंड्स में किसी को हार्ट फेलियर है। दोस्तों अगर क्लासेस पता होती हैं तो उसी हिसाब से दोस्तों हम ये समझ सकते हैं कि जो पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्या वो ट्रीटमेंट बिल्कुल ऑप्टिमाइज़ है या उस ट्रीटमेंट में किसी भी किस्म की और चेंजेस की संभावना है। दोस्तों मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स लॉर ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने दोस्तों क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की है। दोस्तों मैंने हार्ट फेलियर के बहुत सारे पेशेंट्स को दोस्तों सुपरवाइज़ भी किया है और मैनेज भी किया है। अब दोस्तों बात करना स्टार्ट करते हैं कि हार्ट फेलियर की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के साथ कोलैबोरेशन में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने दोस्तों हार्ट फेलियर की 4 स्टेजेस जो हैं वो डिस्क्राइब की हुई हैं। स्टेज A, B, C और D। दोस्तों जो स्टेज A है वो आप समझिए कि सबसे ज़्यादा हल्की फुल्की वाली है, और जो स्टेज D है दोस्तों लास्ट वाली, वो सबसे ज़्यादा सीवियर है। स्टेज A के बारे में दोस्तों बात करता हूँ कि स्टेज A का नाम होता है कि वो लोग जो कि हार्ट फेलियर के रिस्क में हैं, बट जिनको अभी तक हार्ट फेलियर के सिम्टम्स वगैरह या हार्ट फेलियर अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। दोस्तों बात करना स्टार्ट करते हैं कि किन किन लोगों को रिस्क फैक्टर होता है हार्ट फेलियर डेवलप होने का, मतलब कौन कौन से वो लोग हैं जो कि स्टेज A में आते हैं। तो दोस्तों जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहता है, मतलब जिनको हाइपरटेंशन की शिकायत है, दोस्तों जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, जिनकी शुगर ठीक से मैनेज नहीं होती, उनको भी दोस्तों इस स्टेज में रखा जाता है, क्योंकि वो भी हाई रिस्क में होते हैं हार्ट फेलियर डेवलप होने के। दोस्तों वो लोग जिनको कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है, दोस्तों कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ का मतलब होता है वो बीमारी जिसमें कि जो हमारा हार्ट है ना, उसे जो भी दोस्तों आर्टरीज़ ब्लड सप्लाई कर रही हैं, अगर उन आर्टरीज़ के अंदर किसी भी किस्म से कोई ब्लॉकेज डेवलप हो जाएंगे, तो फिर दोस्तों इस कंडीशन को कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ कहते हैं। क्योंकि अब क्या होगा कि हो सकता है कि हमारे हार्ट को ठीक से ब्लड सप्लाई ना मिल पाए ब्लॉकेज की वजह से। आप समझ रहे हैं ना, किसी पाइप में अगर एक जगह पे कोई ब्लॉकेज हो जाएगा तो फिर पानी ठीक से एक सिरे से दूसरे सिरे पर नहीं पहुंच पाएगा ना, वही वाली चीज़ है। तो दोस्तों कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ जिन पेशेंट्स को होती है उनके अंदर भी संभावना ज़्यादा हो जाती है कि हार्ट फेलियर डेवलप हो सकता है। दोस्तों जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं उनके अंदर भी दोस्तों हार्ट फेलियर डेवलप होने के चांस रहते हैं, तो वो भी स्टेज A में रखे जा सकते हैं। दोस्तों जिन लोगों को रूमेटिक हार्ट डिसीज़ की हिस्ट्री होती है वो भी दोस्तों इस स्टेज में रखे जा सकते हैं। दोस्तों वो लोग जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री है कार्डियोमायोपैथी की। कार्डियोमायोपैथी दोस्तों एक तरह की बीमारी हो गई जिसमें कि जो हार्ट की मसल्स है ना वो ठीक से काम नहीं कर पाती। या दोस्तों जिन लोगों के अंदर एक कुछ जेनेटिक स्ट्रक्चर इस तरह का है कि वो कभी भी लाइफ में आगे कार्डियोमायोपैथी दोस्तों डेवलप कर सकते हैं। कार्डियोमायोपैथी कई अलग अलग किस्म की होती है। फॉर एग्जांपल डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, इसमें क्या होता है कि जो हार्ट की मसल्स है ना वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं और स्ट्रेच हो जाती हैं, जिसकी वजह से दोस्तों जो हार्ट के अंदर चैम्बर्स होते हैं ना नीचे वाले, उनका साइज़ बढ़ जाता है और फिर दिक्कत होती ही है हार्ट को ब्लड पंप करने में। दोस्तों जिन लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या दोस्तों जिन लोगों को इसे हम सिंड्रोम X भी कहते हैं, ये वाली कंडीशन अगर है ना, उनके अंदर भी दोस्तों चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं हार्ट फेलियर डेवलप होने के, तो उनको भी स्टेज A में रखा जा सकता है। दोस्तों ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मैंने नाम लिया, ये है क्या?
ये दोस्तों वो वाली कंडीशन होती है जिसमें कि व्यक्ति का ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है, शुगर भी ज़्यादा है दोस्तों, जो कमर के आसपास का हमारा एक वेस्ट सरकमफरेंस है, मतलब अगर हम कमर को नापेंगे तो जो उसका हमारा पूरा सरकमफरेंस आ रहा है वो भी ज़्यादा है, और दोस्तों जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है ना वो भी ज़्यादा है। तो जिन लोगों में ये चारों कंडीशंस इकट्ठे पाई जाती हैं दोस्तों, उनको कहा जाता है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या सिंड्रोम एक्स है। अपने आप में अगर किसी में भी दोस्तों सिंड्रोम एक्स है तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कई अलग अलग किस्म की बीमारियाँ होने के, जिनमें कि हार्ट फेलियर भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है। दोस्तों कुछ लोगों को अपनी किसी भी बीमारी की वजह से कुछ एक ऐसी मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं कि जिन मेडिसिन्स का एक साइड इफ़ेक्ट हो जाता है कि वो जो हार्ट की मसल्स हैं उन्हें डैमेज कर सकती हैं। तो दोस्तों जो पेशेंट्स ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं उनके अंदर भी दोस्तों फिर चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि हार्ट फेलियर डेवलप हो जाएगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं अगली स्टेज की, जिसका नाम है स्टेज बी। इसे दोस्तों हम कहते हैं प्री हार्ट फेलियर। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें भी आप समझना, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स या लक्षण तो डेवलप नहीं हुए हैं, लेकिन दोस्तों कुछ ना कुछ चेंजेस डेवलप होना स्टार्ट हो गए हैं हार्ट में, मतलब जो हार्ट का फंक्शन है दोस्तों वो अपने आप में अफेक्ट हो चुका है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, या तो कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस डेवलप हो रहे हैं हार्ट के अंदर, मतलब बनावट वाले चेंजेस डेवलप हो रहे हैं, या दोस्तों फिर हार्ट के अंदर जो फिलिंग प्रेशर है वो बढ़ रहा है। मतलब कुछ भी ऐसी कंडीशंस पैदा हो रही हैं कि हार्ट के अंदर एक फंक्शनल प्रॉब्लम तो आ गई है लेकिन अभी तक सिम्टम्स नहीं आए हैं। इस कंडीशन को दोस्तों हम कई बार साइलेंट हार्ट फेलियर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई लक्षण अभी तक सामने से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। दोस्तों स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब हो गया कि हार्ट के अंदर किसी भी तरह की बनावट में जो है वो चेंजेस आ रहा है, मतलब कि हो सकता है दोस्तों कि हार्ट का साइज़ अगर बड़ा हो गया है, या दोस्तों जो हार्ट के अंदर वॉल्व्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, या दोस्तों आप समझिए अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो उसमें कई बार होता है ऐसा कि जो हार्ट की कुछ एक मसल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं दोस्तों, तो उसकी वजह से अब हार्ट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना, क्योंकि कुछ एक मसल्स हैं वो पहले की तरह अपना काम ही नहीं करेंगी। तो इससे दोस्तों क्या होगा कि हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पाएगा। तो मतलब किसी भी तरह का अगर स्ट्रक्चरल चेंज हार्ट में डेवलप हुआ है तो वो अपने आप में पेशेंट को स्टेज बी में रख सकता है, अगर पेशेंट के अंदर अभी तक सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए हैं। अगर सिम्टम्स डेवलप हो चुके हैं फिर इसके आगे की स्टेजेस की बात की जाएगी। दोस्तों मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर फिलिंग प्रेशर बढ़ गया है तो वो भी दोस्तों स्टेज बी में पेशेंट को ला सकता है। तो फिलिंग प्रेशर बढ़ने का क्या मतलब होता है, मैं आपको थोड़ा सा सिंपल करके समझाता हूँ, समझिएगा। दोस्तों जब भी कभी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो उसके बाद हार्ट रिलैक्स भी करता है। तो दोस्तों अगर हार्ट ठीक से रिलैक्स नहीं कर पा रहा है, उससे दोस्तों क्या होगा कि अब हार्ट के अंदर ठीक से ब्लड आ नहीं पाएगा, क्योंकि ब्लड हार्ट के अंदर ठीक से आ पाए उसके लिए हार्ट को रिलैक्स करना ज़रूरी है। प्लस दोस्तों क्या होगा कि अगर हार्ट ठीक से रिलैक्स नहीं कर पा रहा, मतलब हार्ट बिल्कुल से थोड़ा तनाव की स्थिति में ही है, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड स्थिति में ही है, उससे दोस्तों क्या होगा कि हार्ट के अंदर के जो प्रेशर्स हैं ना, अगर वो नापे जाएँ तो उनकी वैल्यू ज़्यादा मिलती है। फिर किस किस तरह के दोस्तों ये प्रेशर्स होते हैं। पहली चीज़ है PCWP, मतलब पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। आप बिल्कुल भी घबराना मत, मैं आपको अभी ये बहुत सिंप्लीफाई करके बता दूंगा, आपको पता होना भी चाहिए। दोस्तों दूसरा प्रेशर है LVEDP, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। मैं फिर से कह रहा हूँ, बिल्कुल भी आप ओवरवेल्म मत होना, मैं आपको बिल्कुल सिंपल करके बताता हूँ ये दोनों प्रेशर होते क्या है। हाँ, इसमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि अगर PCWP की वैल्यू 12 मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा हो गई है, या दोस्तों अगर LVEDP की वैल्यू 16 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा हो गई है, इसका मतलब है कि प्रेशर बढ़ चुके हैं। दोस्तों पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे लंग्स हैं ना, हमारे फेफड़े, जहाँ पर कि ब्लड आता है फिर ब्लड साफ़ हो जाता है, मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा दे दी जाती है लंग्स से, और जो ब्लड में एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है वो सब लंग्स ले लेते हैं और सांस के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। मतलब दोस्तों लंग्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर उनके अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, इसे हम कह सकते हैं कि PCWP की वैल्यू बढ़ गई है। दोस्तों क्या होता है कि अगर सब कुछ सिस्टम ठीक चल रहा है ना तो PCWP की वैल्यू नॉर्मल आती है, लेकिन अगर कभी PCWP की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो दोस्तों ये एक इंडिकेशन होता है कि जो हार्ट है ना दोस्तों वो ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है अभी, इसीलिए ये वाली वैल्यू ज़्यादा है। कई बार दोस्तों पेशेंट्स में ये वैल्यू बहुत ज़्यादा भी आती है, अगर हार्ट बिल्कुल ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल भी ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है। दोस्तों अगली चीज़ जो है LVEDP, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ लेफ़्ट वेंट्रिकल, मतलब लेफ़्ट वेंट्रिकल हो गई जो अपने हार्ट का नीचे वाला चैम्बर होता है, जो कि सबसे मेन चैम्बर होता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट वेंट्रिकल होती है नीचे में। दोस्तों ये जब ठीक से कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये बॉडी के मेजॉरिटी ऑर्गन्स में जो है ब्लड सप्लाई करती है, साफ ब्लड सप्लाई करती है। तो दोस्तों जब लेफ़्ट वेंट्रिकुलर EDP मतलब एंड डायस्टोलिक प्रेशर, इसका मतलब ये हो गया कि जब लेफ़्ट वेंट्रिकल रिलैक्स कर रही है ना, उस टाइम पे अगर हमने प्रेशर नापा लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर तो वो प्रेशर ज़्यादा निकला। एंड डायस्टोलिक मतलब दोस्तों कि रिलैक्सेशन के लास्ट में अगर ब्लड का प्रेशर नापा गया उस जगह पे, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अब जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है, मतलब जो हार्ट का ये वाला चैम्बर है, ये ठीक से रिलैक्स नहीं कर पा रहा है। तो जब दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेकिन रिलैक्स ठीक से नहीं कर पा रहा है, इससे क्या होगा, इसकी दोस्तों एक जो भी फंक्शन है वो प्रभावित तो हो ही जाएगा, क्योंकि ठीक से रिलैक्स करना भी ज़रूरी होता है, तभी दोस्तों हार्ट ठीक से पंप कर सकता है। अगर ठीक से रिलैक्स नहीं करेगा तो हार्ट के अंदर ठीक से ब्लड पीछे से नहीं आ पाएगा। प्लस अगर दोस्तों रिलैक्स नहीं कर पाएगा, इसका मतलब हार्ट लगातार एक थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही है। तो ये भी तो नेचुरल नहीं है ना, अगर हम काम कर रहे हैं लेकिन फिर रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमारी जो काम करने की दोस्तों कैपेबिलिटी है, जो हमारी काम करने की एक ओवरऑल दोस्तों स्टेमिना है, वो तो फिर कमज़ोर होगा ही होगा ना।
उसी चीज़ का दोस्तों फिर हार्ट भी शिकार हो जाता है कि चूँकि ठीक से रिलैक्सेशन नहीं हो पा रहा है, तो अब दोस्तों हार्ट के अंदर फिर वो हार्ट फेलियर वाली चीज़ डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है कि हार्ट ठीक से ब्लड को पंप अप नहीं कर पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए कि स्टेज बी में या प्री हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जो प्रेशर्स हैं ये ज़्यादा हो सकते हैं, या दोस्तों किसी भी तरह के हार्ट में स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकते हैं कि अब क्या हुआ है कि जो हार्ट का फंक्शन है ना वो अफेक्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक सिम्टम्स नहीं आए हैं। जब सिम्टम्स अगर आएंगे दोस्तों, फिर इसका मतलब है कि पेशेंट अब स्टेज बी से हट करके आगे की स्टेज में पहुंच गया है। अब मैं बात करता हूँ आपके साथ कि स्टेज सी में क्या होता है। दोस्तों स्टेज सी की बात करते हैं। स्टेज सी का मतलब हो गया सिम्टोमेटिक हार्ट फेलियर। मतलब दोस्तों ये वाली कंडीशन अब आ चुकी है कि पेशेंट को सिम्टम्स डेवलप हो गए हैं, लक्षण दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों लक्षण कौन कौन से होते हैं? वैसे तो एक रेंज होती है पूरी, बट मैं अगर कॉमन लक्षणों की बात करूं तो पेशेंट को ब्रेथलेसनेस हो सकती है, मतलब कि सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, रेस्ट करने के टाइम पे भी दोस्तों, और कोई भी एक्टिविटी करने के टाइम पे भी हो सकती है। साथ साथ दोस्तों ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा थकान लगे, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगे। पेशेंट के दोस्तों शरीर में स्वेलिंग भी आ सकती है, अलग अलग जगहों पर, हाथों में, पैरों में, पेट में, चेहरे पर, कहीं पर भी स्वेलिंग हो सकती है। साथ साथ दोस्तों ये भी हो सकता है कि पेशेंट को नौजिया हो, या पेशेंट को दोस्तों खाने वाने का मन ना करे। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को लगातार कॉफिंग हो, मतलब कि कॉफ डेवलप हो जाए। हो सकता है दोस्तों वाइट कलर का स्प्यूटम आए, मतलब कि बलगम आए, या हो सकता है दोस्तों पिंक कलर का भी आए, या ऐसा लगे कि उसके अंदर ब्लड मिक्स है। साथ साथ दोस्तों ये भी हो सकता है कि पेशेंट के जो पेट का एरिया है ना दोस्तों, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूजन हो गई हो। पेशेंट का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, पेशेंट का वजन दोस्तों कम भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि पेशेंट्स को पैल्पिटेशंस डेवलप हो जाएँ। पैल्पिटेशंस का मतलब कि अपनी जो हार्ट बीट होती है ना, उसी की एक बहुत अनकम्फर्टेबल अवेयरनेस हो जाए। मतलब ये मालूम पड़े कि हाँ हार्ट बीट चल रही है, और उस की वजह से दोस्तों अपने को कंफर्ट भी ना हो, मतलब कि उसमें कुछ एक चीज़ एबनॉर्मल लग रही हो, पता लग रही हो, अंदर से एक घबराहट वाली सी फीलिंग आ रही हो, वो चीज़ दोस्तों हो सकती है। प्लस दोस्तों जो भी हम काम वाम करते हैं ना, तो हमारी काम करने की जो कैपेसिटी होती है उसमें कमी आ सकती है हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में। साथ साथ दोस्तों अगर हार्ट फेलियर इतना डेवलप हो चुका है कि आपके ब्रेन को भी ठीक से अब ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, तो इससे ब्रेन के सिम्टम्स भी आना दोस्तों स्टार्ट हो सकते हैं। पेशेंट्स को फोकस करने में दिक्कत हो सकती है, पेशेंट के अंदर डिसोरिएंटेशन हो सकता है कि मतलब ठीक से पेशेंट को ये ना पता लग पाए कि वो कहाँ पर है, किस माहौल में है। साथ साथ दोस्तों पेशेंट के अंदर कॉग्निशन वाली प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं कि पेशेंट को अब ठीक से, पेशेंट की जो थॉट प्रोसेस होती है वो थोड़ी गड़बड़ हो जाए। पेशेंट का जो एक सिस्टम होता है ना कि पेशेंट किस तरह से चीज़ों को समझता है, किस तरह से चीज़ों को फील करता है, प्रोसेस करता है अपने दिमाग में, वो सब चीज़ें दोस्तों अफेक्ट हो सकती हैं। कॉन्शियसनेस पेशेंट की दोस्तों कम हो सकती है। दोस्तों स्टेज डी लास्ट स्टेज हो गई। इसका मतलब हो गया दोस्तों एडवांस्ड हार्ट फेलियर। मतलब अब दोस्तों जो हार्ट फेलियर है वो थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस हो चुका है। एडवांस का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि सीवियर हो चुका है, मतलब कि थोड़ा सा बिगड़ी अवस्था में है। इसमें दोस्तों क्या होगा कि पेशेंट के अंदर हार्ट में मतलब चेंजेस तो हैं ही, हार्ट का फंक्शन तो प्रभावित हुआ ही हुआ है, सिम्टम्स भी आ रहे हैं। अब दोस्तों सिम्टम्स इतने ज़्यादा हैं कि पेशेंट को अपनी जो भी नॉर्मल डे टू डे की लाइफ एक्टिविटी होती है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, या दोस्तों पेशेंट को बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है अपने सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए, अपनी बीमारी के मैनेजमेंट के लिए। तो ये वाली दोस्तों स्टेज कहलाती है कि ये स्टेज डी है, जिसमें कि अब हार्ट फेलियर एडवांस्ड स्टेज में पहुँच चुका है। दोस्तों गाइडलाइंस के हिसाब से क्या होता है ना कि जो हार्ट फेलियर की स्टेजेस है ना, ये आगे की तरफ ही मूव करती है, मतलब ए से डी की तरफ ही जाएंगे, उल्टा नहीं आती। लेकिन इसमें ये भी ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि अगर आप सपोज़ करो किसी पेशेंट को सिम्टम्स आ चुके हैं, मतलब पेशेंट अगर सी स्टेज में है या डी स्टेज में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बी स्टेज में रहा ही होगा पहले, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि पेशेंट स्टेज ए में रहा हो, उसके अंदर कुछ भी रिस्क फैक्टर रहे हों, और वो दोस्तों क्या हुआ अचानक से, आप समझो कि मे भी उस पेशेंट को अगर हार्ट अटैक पड़ गया, मैं एग्जाम्पल लूँ, तो पेशेंट पहले तो स्टेज ए में ही था कि उसे हाई ब्लड प्रेशर था या कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ थी, बट लेकिन इतना ही था। अब क्या हुआ दोस्तों, हार्ट अटैक पड़ने की वजह से क्या हुआ, सपोज़ कि उसकी हार्ट की मसल्स जो हैं वो किसी एरिया की काम ठीक से अब नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से अब हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पा रहा, मतलब हार्ट फेलियर डेवलप हो गया। तो दोस्तों पेशेंट सीधे स्टेज सी में आ जाएगा या स्टेज डी में आ जाएगा, स्टेज बी पेशेंट ने स्किप कर दी। और इसी एग्जांपल में दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आप सपोज़ करो कि पेशेंट स्टेज ए में है, पेशेंट को हार्ट अटैक डेवलप हुआ, लेकिन उसकी हार्ट की जो मसल्स हैं दोस्तों उनमें बहुत ज़रा सा ही चेंज आया, मतलब इतना ही चेंज हुआ कि उससे स्ट्रक्चरल चेंज तो हो गया या फंक्शनल चेंज तो हो गया हार्ट में, लेकिन कोई सिम्टम्स आना स्टार्ट नहीं हुए। तो अगर सिम्टम्स आना स्टार्ट नहीं हुए तो दोस्तों फिर पेशेंट को स्टेज बी में ही रखा जाएगा यहाँ पे। तो स्टेज ए से स्टेज बी में भी पेशेंट हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि स्टेज ए से स्टेज सी में आ जाए सीधे, ये भी हो सकता है दोस्तों कि स्टेज ए से सीधे स्टेज डी में आ जाए पेशेंट। अब दोस्तों मैं आपसे बात करना स्टार्ट करता हूँ कि हार्ट फेलियर की कौन कौन सी क्लासेस होती हैं। तो दोस्तों ये आप समझ लीजिए कि जो भी हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं जिनमें सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब जो भी स्टेज सी या स्टेज डी में है ना, उनके अंदर ये वाला क्लासिफिकेशन एप्लीकेबल होगा। दोस्तों इस क्लासिफिकेशन का नाम है NYHA क्लासिफिकेशन, मतलब न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन। दोस्तों पेशेंट क्लासिफिकेशन के हिसाब से, मतलब जो भी पेशेंट के लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, तो पेशेंट जिस भी दोस्तों क्लास में रखा जाएगा ना, उस क्लास में रखने के हिसाब से उसका फिर ट्रीटमेंट होता है।
मतलब कि पेशेंट अगर दोस्तों क्लास 1 में रखा गया है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है, फिर पेशेंट क्लास 2 में है, क्लास 3 में है या क्लास 4 में है, उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट अलग है। तो ये जानना इंपॉर्टेंट है अगर आपको या आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स में किसी को भी हार्ट फेलियर है कि पेशेंट के अगर हार्ट फेलियर है तो क्या उसे सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर उसे सिम्टम्स भी आ रहे हैं दोस्तों तो फिर उसे हार्ट फेलियर की ये NYHA क्लासिफिकेशन में रखा जाएगा। तो कौन सी क्लास में रखा गया है, क्लास 1 से लेकर क्लास 4 में कौन सी क्लास में है, क्योंकि उसी हिसाब से दोस्तों फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट आगे होता है। अब मैं बताना स्टार्ट करता हूँ कि कैसे हम समझ सकते हैं कि कौन कौन सी क्लास में कौन से पेशेंट्स आते हैं। दोस्तों क्लास 1 में वो पेशेंट आते हैं कि जिन्हें नॉर्मल एक्टिविटी करने के बाद भी कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं आते हैं, कोई थकान वकान नहीं होती, कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होती, मतलब कि ब्रेथलेसनेस नहीं होती या सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो दोस्तों जो भी लोग अपना सारा काम वाम नॉर्मल दिनचर्या का बिल्कुल ठीक से कर पाते हैं, उनके अंदर हार्ट फेलियर वाले कोई सिम्टम्स पैदा नहीं हो रहे, उन्हें फिर NYHA क्लासिफिकेशन की क्लास 1 में रखा जाता है। दोस्तों अगली क्लास होती है क्लास 2। तो क्लास 2 में दोस्तों वो पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर की अब थोड़ा सा लिमिटेशन हो गया है फिजिकल एक्टिविटी का। मतलब कि अगर वो रेस्ट कर रहे हैं फिर तो वो ठीक है, लेकिन अगर वो दोस्तों फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं ना, तो फिर अब क्या होता है उनके अंदर सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब जो भी फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मल वो कर पाते थे अब उसमें लिमिटेशन थोड़ी सी आ चुकी है। अब दोस्तों अगली क्लास है जिसका नाम है क्लास 3। इसमें क्या हुआ दोस्तों कि अब फिजिकल एक्टिविटी करने में बहुत ज़्यादा लिमिटेशन आ चुकी है। मतलब जब रेस्ट कर रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ये थोड़ी भी दोस्तों फिजिकल एक्टिविटी कर लेंगे, मतलब सपोज़ 20-30 कदम भी चल लिए, तो भी क्या होगा कि सिम्टम्स आ सकते हैं किसी भी तरह के। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, चेस्ट में पेन हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, मतलब पैल्पिटेशंस हो सकते हैं, कुछ भी इस तरह की चीज़ हो सकती है, बहुत ज़्यादा थकान हो गई या कुछ भी। तो आप समझ गए ना, क्लास 3 का मतलब हो गया दोस्तों कि जो भी फिजिकल एक्टिविटी ये करते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा अब लिमिटेशन आ चुकी है। अब ये फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी करना स्टार्ट करते ही लगभग इनको सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और ये अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जो लास्ट क्लास आती है NYHA क्लासिफिकेशन में, क्लास 4। तो क्लास 4 में दोस्तों वो पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर दोस्तों रेस्ट करने के टाइम पे भी हार्ट फेलियर के जो सिम्टम्स हैं दोस्तों वो आ रहे हैं। तो ये वाली दोस्तों सबसे ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है, क्योंकि इसमें एक्टिविटी की तो आप बात छोड़ दो, मतलब चलना फिरना तो बहुत मुश्किल ही होता है। पेशेंट जब रेस्ट भी कर रहे हैं ना, जब पेशेंट बिल्कुल बेड रिडन कंडीशन में भी हैं, तब भी उनके अंदर हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हैं। पेशेंट दोस्तों जिस भी क्लास में फॉल करते हैं ना, तो उसी हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उनके मैनेजमेंट का प्लान बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हार्ट फेलियर के बारे में दोस्तों मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देखिएगा। और अगर आपको दोस्तों हार्ट फेलियर के बारे में कोई भी इंटरेस्ट है, आप अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों कोई भी क्वेरीज मुझे लिख के भेज सकते हैं दोस्तों, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको दोस्तों वीडियो समझ में आया हो, टॉपिक समझ में आया हो, अगर आपको ये समझ में आया हो कि हार्ट फेलियर की स्टेजेस, क्लासेस की दोस्तों क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्यों जानना इंपॉर्टेंट होता है, दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपको जहाँ भी लगता है कि वीडियो को शेयर करने की दोस्तों ज़रूरत है तो प्लीज़ शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।